हाय, मैं सेल्फ बालानी सर, अकाउंट्स गुरु। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फुल एग्जांपल जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर होगा। सर खाली ऑपरेटिंग सिखाते ना, फुल एग्जांपल से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट मी शो यू, दिस इज द बैलेंस शीट और यू कैन से एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मार्स लिमिटेड, और उसकी अलग अलग एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं। शेयर कैपिटल, P&L, डिबेंचर्स, ट्रेड पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक। ड्यूरिंग द करंट ईयर ₹20,000 डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन मशीनरी। मैं एक मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी पेड 15,000 एज इनकम टैक्स, तो मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाऊंगा। 12% डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 23। अब देख सकते हैं ईयर के बिगनिंग में 1 लाख के डिबेंचर्स थे, ईयर के एंड में 80,000 हो गए। इट मीन्स 20,000 के डिबेंचर्स मैंने रिडीम किए हैं। इट्स अ आउटफ्लो बिकॉज ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, लेकिन ये ईयर के एंड में रिडीम किए हैं, तो 1 लाख पे 12% इंटरेस्ट थ्रू आउट द ईयर मैंने पे किया है। ठीक है, अब मैं मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट यहीं पे बना देता हूं, और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखा रहा हूं। लेट मी शो यू, दिस इज मशीनरी अकाउंट। ईयर के बिगनिंग में मशीनरी 3,35,000 की है। मशीन एज ए डेबिट बैलेंस, to balance brought down। करंट ईयर में मैंने 20,000 डेप्रिसिएशन लिखा है, सो नेचुरली डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 20,000 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ध्यान से देखिए, इस एग्जांपल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या आप जो बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन फंड बोलो, वो नहीं दिया है। इट मीन्स डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट अकाउंट में लिखा जाएगा। ईयर के एंड में 4,05,000 की मशीन है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,05,000, क्रेडिट का टोटल 4,25,000, सेम टोटल ऑन डेबिट साइड। नाउ द डिफरेंस 425 माइनस 335, it's a 90,000 purchase of machinery. This is to bank, balancing figure। डिफरेंस से हमें पता चला कितने रुपए की हमने मशीनरी परचेज की है। अब हम बनाने जा रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। ये इस तरह से एडजस्ट किया है जैसे यहीं पे मैं वर्किंग करके आपको इजीली समझा सकूं। प्रोविजन फॉर टैक्स, इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड पे आपको आइडिया आ गई। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। करंट ईयर में मैंने 15,000 टैक्स पे किया, सो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000। एक्चुअली हम एंट्री ऐसे बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू टैक्स पेएबल। सेकेंड एंट्री होती है टैक्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन इस चैप्टर में सभी बुक्स के अंदर सभी टीचर्स ऐसे डायरेक्ट एंट्री दिखा देते हैं। सो प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक, ईयर के एंड में प्रोविजन फॉर टैक्स 25,000 है, तो बैलेंस कैरिड डाउन 25,000, डेबिट साइड का टोटल 40,000, सेम टोटल हियर, डिफरेंस 20,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये करंट ईयर में मैंने प्रोविजन क्रिएट किया, एंट्री बता रहा हूं, P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। इस साल मैंने ये प्रोविजन क्रिएट किया। ठीक है, तो करंट ईयर में मैंने 20,000 प्रोविजन क्रिएट किया। अब हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। लेट मी शो यू इट ऑन द नेक्स्ट पेज। 90,000 की मशीन की परचेज है, ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में।
ये जो टैक्स प्रोविजन मैंने क्रिएट किया है इसको हम नॉन कैश आइटम्स कहते हैं. सो लेट मी शो यू कैश फ्लो स्टेटमेंट. देखो अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का लॉजिक बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं. देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश फ्लो गिनने के दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मतलब क्या, डेटर से पैसे मिले, इट्स अ कैश इनफ्लो. मैंने गुड्स परचेज की, पेमेंट की, इट्स अ कैश आउटफ्लो. ऐसे गिनने जाए तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड. लेकिन आप इमेजिन कर लो कारपोरेट लेवल पे एक कंपनी थाउजेंड्स टाइप की डेली ट्रांजैक्शन होती है, तो डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो गिनना इतना इजी नहीं होता है. आई डोंट से इम्पॉसिबल, लेकिन इतना इजी नहीं होता है. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने इनडायरेक्ट मेथड रिकमेंड किया. रिकमेंड मीन्स कंपल्सरी इनडायरेक्ट मेथड ही यूज करना है. तो इनडायरेक्ट मेथड क्या है, यहाँ पे हम P&L में जो प्रॉफिट आता है उसको हम कैश फ्लो मान लेते हैं. सर रीजन सिंपल. सपोज मैंने 10,000 रुपीज की गुड्स परचेज की, 12,000 में सेल की, तो 10,000 में गुड्स परचेज की, 10,000 कैश गई. 12,000 में सेल की, 12,000 कैश इनफ्लो हुआ. 12,000 इनफ्लो, 10,000 आउटफ्लो, 2,000 नेट प्रॉफिट. मेरे पास कैश फ्लो भी एग्जैक्टली 2,000 है. सर वो तो इजी हो गया, बराबर. लेकिन एक चीज और भी है कि P&L में सब कैश आइटम नहीं होती है. कई बार डेप्रिसिएशन जैसी नॉन कैश आइटम होती है, जिससे प्रॉफिट कम हो रहा है लेकिन कैश कम नहीं हुई, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है. और हम क्या एडजस्ट करते हैं, कुछ चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, P&L में नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है. सैलरी पे करो, रेंट पे करो, इंश्योरेंस पे करो, दे आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी. लेकिन डिबेंचर्स का इंटरेस्ट पे करूँ वो मैं P&L में लिखूंगा, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. सेम लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो, लॉस से कैश गई नहीं है लेकिन उससे प्रॉफिट कम हुआ है, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है. दैट इज कॉल्ड नॉन कैश आइटम एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स. ओके. लेकिन बेस हमने क्या लिया, करंट ईयर के प्रॉफिट को कैश फ्लो मान लिया. सो सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. उसमें हम क्या क्या लेंगे, एक तो करंट ईयर प्रॉफिट. सर वो कहां से मिलेगा, यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर P&L का बैलेंस 60,000 था, अभी 94,000 है. तो ये P&L का जो बैलेंस इंक्रीज हुआ 34,000, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है. इसको हमने बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से कैश फ्लो मान लिया. इसमें नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स एंड नॉन कैश आइटम दैट इज डेप्रिसिएशन, वो मैं ऐड करूंगा. ऐड क्यों, डेप्रिसिएशन से प्रॉफिट कम हुआ है, एक्चुअली कैश कम नहीं हुई है, ऐड करके मैं कैश फ्लो ढूंढ रहा हूं. ऐड डेप्रिसिएशन 20,000. देन आई विल ऐड interest on debentures 1 lakh by 12%, that is 12,000 interest on debentures. सर ये क्यों ऐड किया, इससे तो कैश गई. यस, लेकिन ये P&L में मैंने लिखा था, इसको मैं प्रॉपर प्लेस पे लिखना चाहूँगा. P&L इज कंसिडर्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश गई है लेकिन वो फाइनेंसिंग में दिखानी है, तो यहाँ पे हम उसको ऐड करेंगे. सिमिलरली आई विल ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स. इस साल जो मैंने टैक्स का प्रोविजन क्रिएट किया, आई थिंक इट इज 20,000. यस, ये हम ऐड करेंगे. एक्चुअल पेमेंट 15,000 है, ये हम लेस करेंगे. इसको हम 3 पार्ट में बाइफरकेट करते हैं. दिस इज पार्ट 1 जिसमें 20,000 प्रोविजन फॉर टैक्स में ऐड कर रहा हूं. पार्ट 2 वर्किंग कैपिटल की चेंज, वो अभी मैं बता रहा हूं, पहले इसको हम कंप्लीट कर लें. ओके, सो दिस इज 34,000 प्लस 20 and 20 40,000.
plus 12,000, 86,000. We call it cash flow before changes in working capital. अब वर्किंग कैपिटल की चेंज को कैश फ्लो से क्या लेना देना? एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दे दूं. सपोज ईयर के बिगनिंग में मेरे पास डेटर्स थे 2 लाख के, ईयर के एंड में डेटर्स हैं 1,50,000 के. पूरे ईयर में मैंने एक ही ट्रांजैक्शन की है, एक डेटर 50,000 कैश देके गया, नो अदर ट्रांजैक्शन, तो प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कैश फ्लो 50,000 हुआ है. अ डिक्रीज इन करंट एसेट इज अ इंक्रीज इन कैश. ओके, उल्टा, एनी इंक्रीज इन करंट एसेट इज अ डिक्रीज इन कैश. सपोज मैं गुड्स परचेज करूं, स्टॉक इंक्रीज होगा, कैश डिक्रीज होगी. एनी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज अ इंक्रीज इन कैश, एनी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज अ डिक्रीज इन कैश. ओके, सो लेट अस सी कि करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल 15,000 में से 20,000 हो गए. इंक्रीज इन एड increase in trade payable, it is 15 and 20, difference 5,000. then provision for tax वो payment में हम दिखाने वाले हैं. outstanding expense 5,000 का 1,000 हो गया. a decrease in current liability is a decrease in cash less decrease in outstanding expense. ये इंक्रीज इन ट्रेड पेएबल यहाँ पे आपके लिए क्लियर कर दूं. ट्रेड पेएबल 5,000 में से 1,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुए, इट्स अ डिक्रीज, सो लेस. नाउ इन्वेंट्री 10,000 में से 20,000 हो गई. इंक्रीज इन करंट एसेट इज अ डिक्रीज इन कैश, इज अ लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री. डोंट गेट कंफ्यूज. ये जो लेस या ऐड लिखना ना कैश के एंगल से, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, इंक्रीज इन करंट एसेट इज अ डिक्रीज इन कैश, ये कैश के एंगल से लेस वर्ड है. 10,000. देन ट्रेड रिसीवेबल 25,000 में से 10,000 हो गए. अ डिक्रीज इन करंट एसेट इज अ इंक्रीज इन कैश, एड डिक्रीज in trade receivable, it's 15,000. now be careful, add वाली फिगर ऐड करनी है, लेस वाली लेस करनी है. so 86,000 प्लस 5,000, फिर ये दोनों लेस हैं, and then add 15,000, so it is 92,000. इसमें से मैं लेस करूंगा पेमेंट ऑफ टैक्स. पेमेंट ऑफ टैक्स 15,000 की हमने पेमेंट की है, उससे कैश आउटफ्लो होगा. सो 77,000 इट इज कैश फ्लो फ्रॉम operating activities. now I am continuing here. now cash flow from investing activities. अब देख सकते हैं करंट ईयर में मैंने कोई एसेट सेल नहीं की, परचेज की थी, अपने वर्किंग किया हुआ है. मैंने 90,000 की मशीन परचेज की है. सो परचेज ऑफ मशीनरी 90,000. नेट रिजल्ट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 90,000. लास्ट पार्ट पे हम आ गए हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. देखो मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं. अब लिखने का मेथड आप जिस भी कॉलेज में पढ़ते हो उसके ढंग से प्रेजेंटेशन करनी है. मोर और लेस सब जगह सेम होता है, खाली सिस्टमेटिक लाइन लिखनी है. अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल 2 लाख में से 250 हो गई,
increase, that indicates issue of shares. So issue of shares 50,000, it's a inflow. Then debentures हमने redeem किए हैं, it's a outflow. Redemption of debentures, it is 20,000. फिर मैंने इसका इंटरेस्ट पे किया है, सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 12,000 इज द इंटरेस्ट पेड. $20,000 आउटफ्लो, 12,000 आउटफ्लो, 32,000 का आउटफ्लो, इनफ्लो 50,000, नेट 18,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अब आप ध्यान से देखना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 77,000 यहां पे लिख रहा हूं. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या नंबर वाइज चलेंगे तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 90,000 और कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 18,000. 77,000 कैश इनफ्लो है, 18,000 इनफ्लो है, सो टोटल 95,000 इनफ्लो है, 90,000 यूज. तो नेट इन तीनों एक्टिविटीज का नेट रिजल्ट कैश इंक्रीज 5,000. यू कैन सी कि लास्ट ईयर कैश एंड बैंक बैलेंस वाज 30,000, दिस ईयर इट इज 35,000. इट प्रूव्स दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट. इसको हम कहते हैं रिकंसिलेशन. तीनों एक्टिविटीज का टोटल लगाया जाता है. अगर टोटल पॉजिटिव आ जाए तो इट इज द नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. और अगर तीनों का टोटल निगेटिव आ जाए, इसमें एक फिगर निगेटिव हो सकती है, दो पॉजिटिव हो सकती है, तीनों पॉजिटिव हो सकती है, तीनों निगेटिव हो सकती है, टोटल लगाना है. तो अगर टोटल निगेटिव आ जाए तो इट इज द नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. और टोटल अगर पॉजिटिव आ जाए तो इट इज नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. दिस एग्जाम्पल कवर्स ऑल द कंसेप्ट्स. बाकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट आराम से आ जाएगा. ओके, बाय बाय.